हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुजारी महादेव। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला समझाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है टाइम ऑफ सप्लाई। तो आज हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले, टाइम ऑफ सप्लाई। और बच्चों को इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बट ये टॉपिक है कुछ भी नहीं। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है बस, और ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ये टाइम ऑफ सप्लाई होता क्या, पहले वो समझते हैं। तो बेसिकली इसके नाम में उसका मतलब छुपा हुआ है। मतलब मैं किस टाइम को कंसिडर करूं, किस टाइम को मैं कंसिडर करूं कि मैंने उस दिन सप्लाई किया है करके। मैं किस टाइम को कंसिडर करूं कि किस दिन मैंने सप्लाई किया है। तो आप लोग याद रखो कि रात को 12 बजे से लेके 3 बजे के बीच में अगर आप गुड सप्लाई करोगे किसी भी कस्टमर को, 12 बजे से लेके 3 बजे के बीच में, तो समझो कि अगर आपने 1 बजे गुड्स को सप्लाई किया, 1 बजे गुड्स को अगर सप्लाई किया, तो फिर वो 1 बजे आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अगर 2 बजे अगर आपने गुड सप्लाई किया, तो फिर वो 2 बजे आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अगर 4 बजे अगर आपने गुड सप्लाई किया, तो फिर आपका टाइम ऑफ सप्लाई फिर चेंज हो जाएगा, फिर वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई नहीं होने वाला। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है। टाइम ऑफ सप्लाई में हमें ये जानना है कि किस टाइम को मैं कंसिडर करूँ कि उस दिन मैंने सप्लाई किया है कस्टमर को, और उसके हिसाब से मेरी टैक्स की लायबिलिटी डिसाइड होगी। मैं भी बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो इसीलिए हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए। तो बस ये याद रखो, 12 से लेके 3 बजे के बीच में आपको कस्टमर को क्या करना है, गुड्स को सप्लाई करना है। आई होप आपको समझा रहेगा। ठीक है। बट मैंने जो बताया ना, वो टोटली 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 गलत बताया है। ऐसा कुछ नहीं है। ये जस्ट मैं जोक कर रहा था, मजाक कर रहा था आप लोगों के साथ में। ऐसा बिल्कुल मत समझना। यहाँ पे टाइम का मतलब होता है डेट। तो हम लोग को यहाँ पे डेट डिसाइड करना है कि किस डेट को मैंने कस्टमर को सप्लाई किया। और एक बार वो डेट अगर मुझे पता चल जाए ना, तो डेट पता लगाने के बाद मेरी टैक्स की लायबिलिटी मुझे पता चल जाएगी कि मुझे गवर्नमेंट को टैक्स कब पे करना है करके, किस दिन पे करना है करके। बट ये तो एकदम सिंपल है ना। जैसे आज के दिन अगर आपने सप्लाई किया, और आज के दिन ही अगर आपको पेमेंट मिल गया, सब कुछ आज के दिन ही हो गया, एक ही दिन के अंदर सब कुछ अगर हो गया, तो जाहिर सी बात है टाइम ऑफ सप्लाई अभी आपको पता चल जाएगा। लेकिन कभी कभी कैसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि ये सप्लायर है, ठीक है, और ये समझो कस्टमर है। तो जब भी कभी सप्लायर और कस्टमर के बीच में जो डेट का इन्वॉल्वमेंट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब बहुत ज़्यादा कैसे हो जाता है, तो मैं आपको ये एग्जाम्पल के बेसिस पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो समझो कि ये है सप्लायर और ये है कस्टमर। तो कस्टमर ने सप्लायर को ऑर्डर दिया, कस्टमर ने सप्लायर को ऑर्डर दिया। तो समझो कि मैं यहाँ पे डेट लिखता हूँ, ऑर्डर रिसीव्ड। ऑर्डर रिसीव्ड, डेट है समझो 12 जून 2016। तो 12 जून 2016 को कस्टमर से ऑर्डर रिसीव्ड हुआ सप्लायर को। अब सप्लायर क्या करेगा, उस ऑर्डर को रिसीव करेगा, और ऑर्डर को रिसीव करने के फिर उसकी पैकिंग वैकिंग करना शुरू कर देगा। बरोबर। तो समझो कि उसने गुड्स को डिस्पैच कर दिया, मतलब गुड्स को भेजने के लायक बना दिया। समझो कि 20 जून 2016 को डिस्पैच कर दिया। ठीक है। फिर उसके बाद फिर गुड्स डिलीवर्ड हुआ, समझो गुड्स डिलीवर्ड हुआ कस्टमर को 1 जुलाई 2016 को। ठीक है। और मैंने इसके ऊपर बिल ड्रॉ किया, डेट ऑफ इनवॉइस, मैंने इसके ऊपर बिल बनाया समझो 1 अगस्त 2016 को। बस मैं आपको समझाने के हिसाब से ये डेट ले रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमें क्वेश्चन में सीधे सीधा ऐसा लिख के नहीं दिया रहेगा, मतलब मल्टीपल डेट लिख के दिया रहेगा, तो उसके बेसिस पे हम लोग को पता लगाना है। तो यहाँ पे समझाने के हिसाब से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बस। फिर उसके बाद होता है डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। फिर कस्टमर ने मुझे इसका पेमेंट किया 1 सितंबर 2016 को।
और उस तरह मुझे पेमेंट रिसीव्ड हो गया। तो सोचो, तो कस्टमर और सप्लायर के बीच में जब बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है, बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन होते समय अगर आप ध्यान देंगे तो देखो कितनी सारे डेट का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, कितने सारे डेट का। तो मैं किस डेट को कंसीडर करूं, किस डेट को कंसीडर करूं कि मैंने उस दिन एक्चुअल सप्लाई किया, और उसके हिसाब से मेरी टैक्स की लायबिलिटी अराइज होगी। मतलब कैसे होती है देखो, समझो कि अगर मुझे पता चल गया, जैसे मैं यहाँ पे एक टाइम पीरियड लिखता हूँ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, ये मैंने यहाँ पे टाइम पीरियड लिखा। समझो कि मुझे पता चल गया कि जून के महीने में मेरा टाइम ऑफ सप्लाई है, मतलब मैंने इस दिन मैंने सप्लाई किया। तो इसका मतलब मुझे जो टैक्स भरने के लिए आएगा ना, या मुझे जीएसटी जो फाइल करने के लिए आएगा, वो जुलाई की 20 तारीख तक मुझे पे करना पड़ेगा। ओके, इसका मतलब अगर अगस्त आएगा तो मुझे इसकी टैक्स मुझे सितंबर में पे करना पड़ेगा। अगर सितंबर टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड होता है तो अक्टूबर में पे करना पड़ेगा। अगर अक्टूबर टाइम ऑफ सप्लाई अगर डिसाइड होता है तो नवंबर। तो इस तरह ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा एग्जैक्टली डेट क्या है, कि जिसके बेसिस पे मुझे पता चल सके कि किस दिन मुझे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। और उसको सीखने के लिए जिस टॉपिक को सीखना पड़ता है, उसी टॉपिक का नाम है टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, तो अब इसमें से डिसाइड कैसे करें, आपने तो एग्जांपल तो दे दिया, अब इसमें से डिसाइड कौन सा करें कि एग्जैक्टली टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग रूल्स बना के रखा है। लेकिन आप लोगों को मैं समझा दूँ कि गवर्नमेंट का यहाँ पे माइंड सेट क्या है मालूम है, कि मेरा पैसा कितना जल्दी मुझे मिल सकता है। मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि हम उनका पैसा जल्द से जल्द उनको मिल जाए। इसलिए इन सब में से मैं जैसे ऐसे समझाने की सबसे बता रहा हूँ, तो इन सब में से जो भी आपका अर्लियर डेट होगा, गवर्नमेंट का यहाँ पे कंसेप्ट है कि जो भी मेरा अर्लियर डेट होगा वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो देख लो, तो इसमें से सबसे अर्लियर डेट क्या है, तो सिंपल सा है कि ऑर्डर रिसीव 12 जून 2016 का हुआ। ओके, तो इसका मतलब जून में आपका टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड हो गया है। तो इसका मतलब आपको टैक्स कौन से महीने में भरने के लिए आएगा, जुलाई के महीने में भरने के लिए आएगा। बस यही काम हम लोग को इस टॉपिक में सीखना है और समझना है, और कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए अलग अलग कंसेप्ट है। तो मैं आपको एकदम डेप्थ में डिटेल में नहीं बता रहा हूँ कि टीवाई बीकॉम के लेवल पे है, बैफ के लेवल पे, तो इजीली आप लोगों को ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है सर। जो बच्चे लोग सीए की पढ़ाई करें, सीएस की पढ़ाई करें, तो उनको डेप्थ में जाना ज़रूरी है। बट हमारे लिए यहाँ पे ऊपर ऊपर से भी हमारा काम हो जाएगा, और इजीली हम लोग आराम से कोई भी प्रॉब्लम हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब आपको मैं समझाता हूँ कैसे क्या करना है। तो अब हम आगे बात करेंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई तो डिसाइड करना है, लेकिन इंसान जब सप्लाई करता है या सप्लायर जब सप्लाई करता है, तो सप्लाई किन चीज़ों का करता है, तो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसका मतलब आपको दोनों कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा कि गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे पता लगाया जाता है, एंड सर्विसेज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे पता लगाया जाता है। तो सबसे पहला हम लोग जो सीखेंगे वो सीखेंगे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स। तो पहले हम लोग गुड्स में सीखेंगे, तो इसमें भी बहुत सारी कैटेगरी है। जैसे अगर इसमें मैं पहली कैटेगरी अगर आपको बताऊं, तो आप लोग ऐसा समझ सकते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, अंडर फॉरवर्ड चार्ज, ये पहला कंसेप्ट है। फिर इसी के अंदर आप लोगों को दूसरा में हम लोग सीख सकते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज। और एक तीसरा होता है वाउचर वाला, जो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। तो मेन मोस्ट ऑफ द टीवाई बीकॉम और वैफ के लेवल पे अगर मैं आपको बताऊं, तो टाइम ऑफ सप्लाई हमारे लिए सिर्फ एक ही है, पहला जो है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, यही मेन हमें सीख। बाकी रिवर्स चार्ज तो अब तक आज तक कभी एग्जाम में आया नहीं है। तो आप लोग चेकआउट कर लेना पेपर, आपको पता चल जाएगा। तो ज़्यादातर एग्जाम में फॉरवर्ड चार्ज ही आता है। अभी फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है, रिवर्स चार्ज क्या होता है, अभी पहले फॉरवर्ड चार्ज समझते हैं।
फिर बाद में रिवर्स चार्ज समझेंगे। तो फॉरवर्ड चार्ज में बेसिकली होता है क्या, जनरली ये समझते हैं। तो समझो कि फॉर एग्जांपल ये है सप्लायर। सप्लायर ने गुड्स सप्लाई किया, किसको, कस्टमर को, और उसके लिए उसने प्राइस चार्ज किया 200 रुपीज़ प्लस 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 20 रुपीज़ का जीएसटी उसने पे किया। तो मोटा मोटी 220 रुपीज़ उसको पे करना पड़ा कस्टमर को। तो मान लीजिए कस्टमर सप्लायर को कितना पैसा पे करेगा, 220 रुपीज़। ये 220 रुपीज़ कैसे पे करेगा, 200 समझो उसकी गुड्स का वैल्यू है और 20 रुपीज़ जीएसटी, तो टोटल मिला के उसने 220 रुपीज़ पे किया। अब सप्लायर के पास 220 आ गया, सप्लायर के पास 220 आ गया, तो सप्लायर ने उसमें से 200 अपने पास रखा, और वो 20 रुपीज़ जो उसके पास आया वो 20 रुपीज़ एज अ जीएसटी करके गवर्नमेंट को जाके पे किया। तो इस टाइप की टेक्निक को बोला जाता है, इस टाइप के मेथड को बोला जाता है फॉरवर्ड चार्ज। तो फॉरवर्ड चार्ज में बेसिकली ऐसे ही होता है। तो आप लोग समझो कि दुकान से आपने कोई चिप्स खरीदा है, चॉकलेट्स खरीदा है, या कोई बॉटल खरीदा है अपने पानी पीने का। तो उस केस में आप लोगों ने देखा रहेगा, देखो उस पर लिखा रहता है MRP ₹20 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस करके, देखा रहेगा ना। तो इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस का मतलब होता है कि आपने जब दुकान से वो बॉटल परचेस किया तो आपने उसके ऊपर 20 रुपीज़ जो पे किया ना, उस 20 रुपीज़ में ऑलरेडी उस दुकान वाले को अपने टैक्स का भी पैसा पे कर दिया। तो फिर वो दुकान वाला क्या करेगा, आपने जो टैक्स का पैसा पे किया वो जाके गवर्नमेंट को जाके पे कर देगा। तो इसी को बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, जो रियलिटी में ऐसे ही चलता है। रिवर्स चार्ज में क्या होता है, उल्टा होता है। मतलब उस केस में सप्लायर पे नहीं करता है, उस केस में कस्टमर खुद बोलता है कि मैं जीएसटी का पैसा आपको पे नहीं करूंगा, मैं खुद ही उसको पे कर दूंगा। तो उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो बोले फिलहाल तो हम लोग को फॉरवर्ड चार्ज समझना है। तो फॉरवर्ड चार्ज का एग्जांपल ये इस तरह मैंने आपको कुछ बताया। तो जनरली ऐसे ही होता है कि हम लोग मार्केट में कोई भी सामान परचेस करते हैं, तो परचेस करते समय सामने वाले को जो टैक्स का पैसा अपन पे करते हैं, फिर वही दुकान वाला क्या करता है, टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को जाके जमा कर देता है। तो उस टाइप के मैकेनिज्म को बोला जाता है फॉरवर्ड चार्ज। मान लीजिए आगे फॉरवर्ड होता रहता है, रिवर्स में क्या होता है, उल्टा होता है। तो जहाँ पे कस्टमर को सेल किया, कस्टमर ने फिर क्या किया, सप्लायर को पैसा पे किया, फिर सप्लायर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा। बट रिवर्स चार्ज में क्या होगा, सप्लायर कस्टमर को गुड्स तो बेचेगा 200 रुपीज़ का, ठीक है, और उसमें जीएसटी बोलेगा कि मैं जीएसटी में आपको पे नहीं करूंगा, मैं खुद जाके पे कर दूंगा। अब ये किन किन सिनारियो में हो तो अपन बाद में कभी देखेंगे। फिलहाल ऐसा याद रखना कि फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी का पैसा सप्लायर को पे करना पड़ता है कस्टमर से लेके, और रिवर्स चार्ज में क्या होता है कि कस्टमर क्या करेगा, सप्लायर को पैसा तो पे करेगा बट उसके गुड्स का ही वैल्यू उसको पे करेगा, टैक्स का पैसा पे नहीं करेगा, और वो खुद जाके बोलेगा कि मैं 20 रुपये मैं खुद जाके गवर्नमेंट को जाके पे कर दूंगा। तो ये हो जाता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है। तो अब हम लोग सीधा सीधा टाइम ऑफ सप्लाई के फॉरवर्ड चार्ज के बारे में बात करेंगे। तो इसमें अलग अलग सिनारियो के लिए अलग अलग टाइम ऑफ सप्लाई बनाया गया है। तो जो सबसे पहला है वो है मूवमेंट ऑफ गुड्स। मूवमेंट ऑफ गुड्स, अगर गुड्स का मूवमेंट है, अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, तो गुड्स का मूवमेंट का मतलब कैसा होता है, हम लोग ऐसा समझो कि कस्टमर ने, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी कि कस्टमर ने सप्लायर को ऑर्डर दिया, यह कस्टमर ने ऑर्डर दिया किसको, सप्लायर को, ठीक है। और समझो कस्टमर रहता है मुंबई में और सप्लायर रहता है समझो दिल्ली में। तो दिल्ली से मुंबई जब वो गुड्स फॉरवर्ड करेगा तो गुड्स अपने आप आ जाएगा क्या, नहीं। तो उस गुड्स को हमें टेम्पो में लाना पड़ेगा, ट्रक में लाना पड़ेगा, रेलवे में लाना पड़ेगा। बाय जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको यूज़ करना है कन्वेंट पे, वो मोड आप इस्तेमाल करोगे, तो इसका मतलब गुड्स का उसमें मूवमेंट होने वाला है। तो अगर गुड्स का मूवमेंट है उसके अंदर, तो उस वाले केस में आपको टाइम ऑफ सप्लाई क्या डिसाइड करना है। तो मैं आपको छोटा सा ट्रिक देता हूँ, बस वो याद रखो, आपका काम हो जाएगा। तो उसके अंदर 3 डेट का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो सबसे पहला होता है डेट ऑफ रिमूवल, फिर उसके अंदर दूसरा आता है डेट ऑफ इनवॉइस, फिर तीसरा डेट आता है इसके अंदर डेट ऑफ रिसिट ऑफ
पेमेंट। इन तीनों में से जो भी आपका अर्लियर डेट होगा, इन तीनों में से आपका जो भी अर्लियर डेट होगा वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। तो ये तीन डेट है, डेट ऑफ रिमूवल, डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ रिसिप्ट और पेमेंट। इन तीनों में से जो भी आपका अर्लियर डेट होगा वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो पहले ये समझते डेट ऑफ रिमूवल होता क्या है। तो डेट ऑफ रिमूवल का मतलब होता है कि जब मैं गुड्स को, जब मैं अपने आप को सप्लायर समझना है, कि जब मैं अपने गुड्स को अपने फैक्ट्री से या फिर अपने वेयर हाउस से गुड्स को रिमूव करता हूँ। मतलब मैं कस्टमर को डिलीवर करने के लिए मैं अपनी फैक्ट्री में से, अपनी फैक्ट्री के अंदर से गुड्स को रिमूव कर रहा हूँ या फिर वेयर हाउस में से रिमूव कर रहा हूँ, मतलब ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि ट्रक में लोड करके मैं गुड्स को डिलीवर कर सकूँ। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो वाला डेट आपको कंसिडर करना, डेट ऑफ रिमूवल। तो आपको क्वेश्चन में लिख के दिया रहेगा कि इस तारीख को फैक्ट्री में से गुड्स को रिमूव किया गया कस्टमर को डिलीवर करने के लिए। तो वो डेट आपको क्वेश्चन में लिख के दिया रहेगा। तो उसको बोलते हैं डेट ऑफ रिमूवल, किस दिन आपने अपनी फैक्ट्री में से गुड्स को रिमूव किया। दूसरा यहाँ पे लिखा डेट ऑफ इनवॉइस। डेट ऑफ इनवॉइस का मतलब होता है कि किस दिन आपने कस्टमर के ऊपर या फिर रेसिपिएंट के ऊपर आपने बिल ड्रॉ किया, किस दिन आपने उसके ऊपर बिल ड्रॉ किया। ठीक है। तीसरा है डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, और आपको कस्टमर ने किस दिन आपको उस बिल का पेमेंट आपको पे किया। इन तीनों में से जो भी आपका अर्लियर डेट होगा वही आपका क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। तो आप लोग इसको मूवमेंट ऑफ गुड्स समझो या नॉर्मल केस समझो, मतलब क्वेश्चन में तो हमें कुछ ऐसा लिख के दिया नहीं रहता मूवमेंट ऑफ गुड्स है या नहीं है करके। तो फिलहाल आपको ऐसा अपने जहन में याद रखना है, डेट ऑफ रिमूवल अगर लिख के दिया है, डेट ऑफ इनवॉइस लिख के दिया है, या फिर डेट ऑफ रिसिप्ट और पेमेंट लिख के दिया है, तो इन तीनों में से जो भी आपका अर्लियर डेट रहेगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। आप लोग इसको नॉर्मल केस भी समझ सकते हो ऐसे। ठीक है, तो मैं अभी इसका एक क्वेश्चन कराता हूँ तभी आपको समझ में आएगा ऐसे। तो मैं क्वेश्चन की तरफ आपको लेके जाता हूँ। ये क्वेश्चन है। तो बोला फाइंड द फ्रॉम द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस। सीरियल नंबर लिख के दिया है, डेट ऑफ रिमूवल लिख के दिया है, डेट ऑफ इनवॉइस लिख के दिया है, एंड डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट लिख के दिया है। तो यहाँ पे तीन डेट का इन्वॉल्वमेंट है। तो गुड्स रिमूव, डेट ऑफ रिमूवल लिख के दिया मतलब गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, या नॉर्मल केस समझो। तो जहाँ पे ये तीन डेट लिख के दिया रहेगा तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, इन तीनों में से जो भी अर्लियर डेट होगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैं पहले लिख के दिखा देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। मैं पहले ड्रॉ करके लिख के दिखाता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया। तो लिखा डेट ऑफ रिमूवल, डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, और फिर उसी के बाजू में आपको टाइम ऑफ सप्लाई का कॉलम बना देना है बस। तो अगर क्वेश्चन के अंदर तीन डेट का इन्वॉल्वमेंट है, डेट ऑफ रिमूवल, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, तो इन तीनों में से जो भी अर्लियर आपका डेट होगा वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा डेट ऑफ रिमूवल, डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। रिमूवल मतलब जिस दिन गुड्स को रिमूव किया गया फैक्ट्री और वेयर हाउस में से। डेट ऑफ इनवॉइस का मतलब होता है कि किस दिन बिल ड्रॉ किया गया, एंड डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि आपको पेमेंट कब रिसिप्ट हुआ। बस। अब तीनों में से देख लो सबसे अर्लियर डेट क्या है, 1 जैन, 9 जैन, 25 जैन। तो तीनों में से सबसे पहला डेट क्या आता है, 1 जैन। तो 1 जैन आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। बस यहाँ पे ऐसा डेट लिख देना है आपको। फिर देखो 23 जैन, 1 जैन, 5 जैन, तीनों में से अर्ली डेट क्या है। तो तीनों में से अर्ली डेट है 1 जैन। तो 1 जैन आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 14 जैन, 14 जैन, 11 जैन। अब इसमें से देख लो कौन सा आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। तो पहला डेट क्या आता है, 11 जैन आता है ना, आया ना। तो इसलिए इसके अंदर केस में 11 जैन 2022 हो जाएगा।
नेक्स्ट 15 फैब, 17 फैब, 23 फैब। तो तीनों में से अर्ली डेट क्या है? 15 फैब। तो 15 फैब आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट 20 फैब, 19 फैब, 25 फैब। तो इसमें देखेंगे तो टाइम ऑफ सप्लाई आपका 19 फैब हो जाएगा। फिर उसके बाद 25 मार्च, 16 मार्च एंड 5 मार्च। तो इसमें देखेंगे तो 5 मार्च आ जाएगा। बस ऐसे ही आपको सबको सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप आपको समझा रहेगा। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन विच द फॉलोइंग केसेस एज पर द प्रोविजन ऑफ जीएसटी एक्ट। सीरियल नंबर लिख के दिया है, डेट ऑफ रिमूवल लिख के दिया है, डेट ऑफ इनवॉइस लिख के दिया है एंड डेट ऑफ पेमेंट लिख के दिया है। अब इन तीनों में से जो भी हमारा अर्लियर डेट रहेगा वही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो डेट ऑफ रिमूवल है 15 अप्रैल, डेट ऑफ इनवॉइस है 18 अप्रैल एंड डेट ऑफ पेमेंट है 26 अप्रैल। दिखाई दे रहा है? ओके, तो इन तीनों में से जो भी हमारा अर्लियर डेट रहेगा वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो 15 अप्रैल, 18 अप्रैल, 26 अप्रैल, तो तीनों में से अर्लियर डेट क्या है? 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। फिर सेकेंड लिख के दिया है कि 15 मई, 14 मई एंड 16 मई। तो इन तीनों में से जो भी अर्लियर डेट रहेगा वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो इन तीनों में से अर्लियर डेट क्या है? अर्लियर डेट 15 मई, नहीं सॉरी 14 मई। तो 14 मई हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। फिर थर्ड लिखा है कि 1 अक्टूबर 2018, 16 अक्टूबर 2018 एंड 19 अक्टूबर 2018। तो इन तीनों में से जो भी हमारा अर्लियर डेट रहेगा वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो फर्स्ट, फिर उसी तरह 4 दिसंबर, 6 दिसंबर, 10 दिसंबर। इन तीनों में से अर्ली डेट क्या है? 4 दिसंबर। तो उसी तरह अगर मैं इसमें बताऊं तो उसमें से तीनों में से अर्ली डेट क्या आएगा? 5 फैब, 10 फैब, 8 फैब। तो 5 फैब। बस हो गया। अब इसी को टेबल बना के आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो मैंने जैसा आपको बताया था वैसे ही वापस एक बार करके दिखाता हूँ। तो इस तरह मैंने यहाँ पे फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। बस आपको वही याद रखना है कि डेट ऑफ रिमूवल, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट में से जो भी आपका अर्लियर डेट होगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 अप्रैल, 18 अप्रैल, 26 अप्रैल। तो तीनों में से अर्लियर डेट क्या? 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल 2018 आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट 15 मई, 14 मई, 16 मई। तो इसमें 14 मई 2018 आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट 1 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 19 अक्टूबर। तो इसमें 1 अक्टूबर 2018 आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। 4 दिसंबर, 6 दिसंबर, 10 दिसंबर। तो इसमें 4 दिसंबर 2018 ये आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। एंड लास्ट 5 फैब, 10 फैब, 8 फैब। तो 5 फैब आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। बस यही आपका आंसर है। और इस तरह आपके झोले में 5 मार्क्स आ जाएगा। बोलो समझा कि नहीं समझा? कुछ नहीं था, बस आपको याद रखना है क्या है कैसा क्या है। अगर वो आपको याद होगा तो समझो सब कुछ आपको आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट, फाइंड द सप्लाई फॉलोइंग केसेस। सीरियल नंबर, डेट ऑफ रिमूवल लिख के दिए, डेट ऑफ इनवॉइस लिख के दिया और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट लिख के दिया। तो यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन हमें डेट के सीक्वेंस के हिसाब से लिख के दिया। मैं क्वेश्चन कॉपी करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ कैसे क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं अपन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो देखिए इस तरह मैंने क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी कर लिया। तो 17 जैन, 15 जैन और 25 जैन। तो इन तीनों में से अर्लियर डेट आपको क्या नज़र आ रहा है? 15 जैन। तो 15 जैन आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। 15 जैन 2022। नेक्स्ट लिखा है 18 दिसंबर, 18 दिसंबर, 5 दिसंबर।
18 दिसंबर, 18 दिसंबर एंड 5 दिसंबर लिख के दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद रखना है, डेट ऑफ रिमूवल, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, इन तीनों में से अर्ली डेट क्या है? 5 दिसंबर। तो 5 दिसंबर 2022 आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 6 जैन, 1 दिसंबर, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 6 जैन, आपको दिख रहा है? तो इन तीनों में से अर्ली डेट क्या है? 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर 2022, 30 नवंबर 22, December 25, तो 30 सितंबर 2022। फिर इसमें है नेक्स्ट 17 फैब, 14 फैब, 16 मार्च। इन तीनों में से अर्ली डेट क्या नज़र आ रहा है? आपको नज़र आता रहेगा 14 दिसंबर। तो 14 दिसंबर 2022 आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। एंड लास्ट 14th, 11th, 15th, तो इसमें 11, तो 11 आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। बस ऐसे ही आपको सम को सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। तो जो भी आपका अर्ली डेट रहेगा उसको सब लेके आपको सम सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप आपको समझा रहेगा। थैंक यू।